न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल किन दो फैक्टरों पे काम करता है? एट फर्स्ट तो उसका जो बीच का दूरी होगा उस पे काम करता है और साथ ही दोनों पिंडों के द्रव्यमान पर काम करता है। ओके, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है कि दो पिंड का जो द्रव्यमान है वो m1 और m2 दिया गया है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। मतलब x मान यहाँ है और x मान यहाँ है, तो ये दूरी जो है वो r है, कैपिटल R है। ओके, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उसके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशन, जो मतलब जैसे धरती का मान 6.09 बोलते हैं वैसा ही है, और फिर m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब द्रव्यमान को मल्टीप्लाई करना होता है और उसके नीचे में r स्क्वायर जो दूरी होता है उसका स्क्वायर करते हैं। क्लियर? जहां g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान यहाँ पे देखो धरती पे अलग होगा, चांद पे अलग होगा, उसका मान 6.67 गुने 10 पर पावर -17 और फिर m²/kg² होता है। ये है जी का वैल्यू पूरा। अब आगे दिया गया गुरुत्वा मतलब ग्रेविटी। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली समझो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो आपको निकालना होगा एग्जैक्ट वैल्यू, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो यहाँ पे जी होगा आपका और मल्टीप्लाई, जैसे 10-10 केजी का दो समान है ना, तो 10 गुने 10 और दोनों का बीच का दूरी अगर 20 मीटर है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 20 गुने 20 करेंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे गुरुत्व दिया गया ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में यह शब्द यूज किया गया है गुरुत्व। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हम शुरू में पढ़े हैं त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी भी मीटर पर सेकंड लिख के गलती नहीं कर लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ग्रेविटेशनल फोर्स धरती का। अब समझो यहाँ पे त्वरण इंक्लूड है, इसीलिए हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किए हैं। और एक हो सकता है छोटा प्रश्न आपके दिमाग में आए कि जब द्रव्यमान की ही बात है तो हमारे हाथ में 1 केजी कुछ सामान रखा हुआ है और धरती का वजन भी है, तो धरती को ये वजन अपनी तरफ काहे नहीं खींच लेते? तो सिंपल सा, जिसके पास अधिक होगा वो उसी के पास जाएगा। ओके, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना उसको पढ़ते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर जब पृथ्वी की बात हो जाए ना, पृथ्वी पर आप एग्जिस्ट करते हो, तो वहाँ पे जो उसका त्वरण होगा वो आकार, द्रव्यमान इस सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे एक काफ़ी हार्ड प्रश्न कह सकते हो आप, ये आता है कि अगर आप छत पे खड़े हो, ठीक ना, और ये धरती है, छत से आपने एक प्लेट गिरा दिया, सॉरी एक प्लेट और एक कंकर गिराया, तो कौन पहले धरती पे गिरेगा? याद रखना, हवा उसमें एब्सेंस है, हवा नहीं है, निर्वात में गिराया गया है, तो दोनों एक साथ ही गिरेगा। ये प्रश्न देखे होंगे, दोनों एक साथ ही गिरेगा, जबकि दोनों का वजन अंतर है। लेकिन गुरुत्व त्वरण क्या होता है? वजन पे, आकार पे, इस सब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो इसीलिए ये दोनों एक साथ ही गिरेगा। लेकिन अगर हवा आ जाएगा बीच में, तब फिर जिसका क्षेत्रफल अधिक है उसमें वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रश्न यही आएगा कि निर्वात वाला। आगे देखो, जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चाहे पृथ्वी ऐसे गोल है तो इस सतह से अगर आप ऊपर जाओगे तब भी, नीचे जाओगे तब भी जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर यानी पोल पर जी का मान जो होता है महत्तम मतलब मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, जबकि केंद्र पर क्या होता है? केंद्र जो सेंटर है उस पर सबसे कम होता है, शून्य होता है। विषुवत रेखा पर भी जी का मान शून्य होता है। इक्वेटर लाइन जो होता है उस पर भी क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें कंफ्यूजिंग होता है उसको मैं कह देता हूँ ताकि आप लोग याद कर पाओ।
पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से, घूर्णन गति अगर बढ़ जाएगा तो जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी के अपोजिट अगर घूर्णन गति घट जाएगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ेगा, जी का मान कम हो जाएगा। रिपीट कर लो इसको, घूर्णन गति बढ़ेगा मतलब जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे नोट में दिया गया है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का भार कम हो जाएगा। क्लियर, पृथ्वी का भार नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा तो सामान का वजन क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर 17 गुना से घूमना शुरू हो गया ना, मतलब बहुत तेज हो गया, तो भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी वहां भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वेग का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लट्टू घुमा रहे हो तो इस पॉइंट वाले पे उतना वेग नहीं इंपैक्ट करता जितना साइड वाले पे, ठीक ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर क्या होगी, 1.4 घंटे, मतलब 84 घंटे में दिन और रात हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा ना। ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लो एक यहाँ पे टॉर्च मैंने जला दिया और ये आपका गेंद है, ये जितना धीरे घूमेगा तो जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, इसको यहाँ पे आने में और अधिक टाइम लगेगा, और इसको हम फास्ट घुमाएंगे जल्दी जल्दी ये पॉइंट पे आ जाएगा। तो वैसे ही 24 घंटा में ये पहले आता था, अब ये क्या हो जाएगा, 84 मिनट में हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान 2 ध्रुव को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। इसको फिर से रिपीट करते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर देगा तो जी का मान क्या होता है, ध्रुव को छोड़कर प्रत्येक जगह बढ़ जाएगा। मतलब स्लो होने पे क्या होगा, हर जगह बढ़ जाएगा, और अधिक होने पर क्या होगा, जी का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पोल पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। अब है लिफ्ट में भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, हमारा भार जो होता है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नीचे आएंगे तो घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक समान वेग से मतलब त्वरण अगर शून्य होगा, ठीक ना, जैसे 10 के स्पीड से चला और 10 के ही स्पीड में रहेगा, त्वरण शून्य होगा तो भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में पिंड का भार शून्य हो जाता है और उसे भारहीनता की स्थिति होती है। अगर रस्सी टूट जाएगा तब। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट की स्थिति पिंड उसकी फर्श से ऊपर छत में जा लगेगा। उसमें चांस ही ऐसा कम बनता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़े थे, उस स्पीड से अगर अधिक से जाना शुरू हो गया तो फिर लिफ्ट का जो नीचे वाला त्वरण वो बाहर निकल जाएगा। मतलब स्पीड से अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा की एक फोकस बिंदु पर स्थित है। तो पता ही होगा कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी फिक्स होता है। इसीलिए ना, मतलब जैसे हमारा जो 365 या 366 दिन मतलब एक साल में होता है तो ये सबका फिक्स होता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो उसका वेग कम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आएगा कि किस स्थिति में वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी का वेग बढ़ जाता है सूर्य से नज़दीक जाने पर, सूर्य से दूर जाने पर, नज़दीक दूर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा आपसे। तो जब वो नज़दीक आएगा ना तब वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ने से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, समझ लो, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना वो कम हो जाता है। नहीं तो अगर वेग नहीं बढ़ेगा तो वो सट जाएगा, पृथ्वी मतलब सूर्य में समा जाएगा। इसीलिए नज़दीक आने पर क्या होता है वो वेग बढ़ जाता है और दूर जाने पर क्या होता है वेग कम हो जाता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, यानी टी से उसको डिनोट करते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो परिक्रमण काल है उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दूरी का क्यू निकल जाएगा। समझ लो, इसका स्क्वायर जो होता है इसके दूरी के क्यू के बराबर होता है।
अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी क्या होगा, अधिक होगा। मतलब जितना दूरी बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए सूर्य का निकटतम जो ग्रह बुध है उसका परिक्रमण काल होता है 88 दिन का, लेकिन जो वरुण है नेपट्यून उसका क्या होता है 165 वर्ष। तो यही कारण है, ये फॉर्मूला भी थोड़ा याद रखना, अगर टफ प्रश्न करेगा तो ये प्रश्न पूछ सकता है। IAU ने मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक यूनिट जो है उसने प्लूटो को मतलब क्षुद्र ग्रह में कर दिया, उसे अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ओके, मतलब पहले यही था दूर का ग्रह, अब कौन सा हो गया, नेपट्यून हो गया। 2005 में इसको निकाला था। आगे उपग्रह सैटेलाइट, सॉरी शायद 5 या 6 में निकाला था, यार देख लेना आप। ओके, उपग्रह मैं ही बता देता हूँ, 2006 में निकाला था, ठीक ना, कन्फर्म 2006 में, याद रख लेना, पूछा जाता है ये। उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के पास 2 है, फोबोस और डिमोस। यहाँ पे उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल के ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। यहाँ पे समझो, जैसे ग्रह में क्या था, सूर्य से जितना दूर है उसका स्पीड क्या है, उतना कम है। ओके, यहाँ भी क्या है, पृथ्वी से उपग्रह जितना दूर है उसका स्पीड क्या है, उतना कम है। मतलब परिभ्रमण काल जो होगा वो भी क्या होगा, दूर वाले का अधिक होगा। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में विभिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रह का चाल समान होता है। मतलब जैसे ग्रह में था कि हम पढ़े ना, T² जो द्रव्यमान होता है वो समानुपाती होता है उसके R के Q के, ये पढ़े थे अभी। लेकिन जो उपग्रह होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्षेत्रफल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसमें ओनली दूरी पे डिपेंड करता है। ओके, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी तल का सबसे निकट होता है, जो SLV से हम लोग छोड़ते हैं, ASLV से छोड़ते हैं हम लोग, तो उसका जो स्पीड होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग, रिपीट करता हूँ, याद कर लेना, 11.2 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी का पलायन वेग। मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमण काल यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितना समय में लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल बराबर होता है कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल। परिधि में डिवाइड कर देते हैं हम चाल से, तो निकल जाता है परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल की ऊंचाई पर निर्भर करता है, और उपग्रह जितना दूर होगा उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल। मैंने जिक्र कर दिया था, सबसे ऊपर जो होता है ना वो भू स्थैतिक वाला होता है, जियो सैटेलाइट जो होता है उसका ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर, अप्रॉक्स है ये, क्योंकि 37,500 समथिंग होता है, कहने के लिए 36,000 कहा जाता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, बार बार याद रखना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर और नहीं निर्भर करता है। लेकिन जो ग्रह वाला बात होगा तब क्या होता है, वो मतलब द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट है। 1 घंटा में वो पूरा चक्कर लगा लेता है। भूस्थलीय उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मैं इसी का जिक्र कर रहा था, ये 36,000 किलोमीटर लिखा है ना, अधिक जगह 36,000 ही लिखा रहा था, ऑप्शन में भी आपको एग्जाम में 36,000 ही मिलेगा, तो वही याद करना है। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी के परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के यानी 24 घंटे के बराबर होता है, भूस्थलीय उपग्रह कहलाता है। 24 घंटे से ये होता है ना कि आप एक जगह इसको फिक्स कर सकते हो पृथ्वी के समान, जैसे इंडिया में फिक्स कर, इंडिया पे ही रहेगा। दूसरे में क्या होता है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। भूतुल्यकालीन यानी जियो स्टेशनरी या इसको जियो सिंक्रोनाइजस कहा जाता है कक्षा में संचार उपग्रह संचालित करने की संभावना सबसे पहले ऑर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। ऑर्थर सी क्लार्क। आगे प्लायन वेग, जिसका स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है, मतलब कम से कम वो वेग है जिसपे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को अगर हम इस स्पीड से फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। मतलब हम जो कोई सामान फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वापस क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम ही ना करे तो अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे अधिक स्पीड से फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करेगा, तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। यही है पलायन वेग। आगे उपग्रह के लिए कक्षीय वेग यानी वेलोसिटी, तो रूट में दिया गया GRE तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग जो होगा वो 2GRE होगा रूट में। ओके, तो अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होगा। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या निकल जाएगा? उसका पलायन वेग निकल जाएगा। ओके, तो लगभग ये 41% दिया गया। 41 मतलब 414 होता है √2 का वैल्यू, तो वही 41% कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आपका ये लेसन खत्म हो गया। आगे जो